आज हम लोग जो मैग्नेटिज्म मैटर है उसमें कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है तुमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, इन सबों के बारे में पढ़ेंगे। फिर तुमको इस वीडियो में हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे डायमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो सब्सटेंस को डिवाइड किया गया है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, उस मटेरियल्स। और अगर तुमको जो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। और देयर आफ्टर तुमको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कर्व, तो ये तुमको इस लेक्चर में इस सब की पढ़ाई होगी। तो अब मैग्नेटाइजेशन, जबकि कोई मैटर है तो उसमें मैटर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व के करने के कारण क्या होता है, उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेट में मटेरियल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के कारण क्या होता है, एक करंट होता है रिवॉल्विंग अराउंड का इलेक्ट्रॉन, जो कि पिछले लेक्चर में पढ़ा भी होगा, पिछले चैप्टर में, दैट इज इक्वल टू ई ओमेगा बाई 2π। ओमेगा हो गया उसका अगर एंगुलर वेलोसिटी, तो टाइम पीरियड हो गया 2π बाय ओमेगा। एक चक्कर, एक राउंड पूरा लगाएगा तो करंट कितना आ जाएगा, ई ओमेगा बाय 2π। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो तुम्हारा हो गया वो कितना हो जाएगा, करंट इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। तो एक अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एरिया से मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का, अगर कोई बाहरी जो तुमको अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ये मैग्नेटिक मोमेंट अक्सर तुमको क्या जाते हैं, इसका रिजल्टेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रह पाता है। तो ये चूंकि तुमको एक मैग्नेटिक मोमेंट दूसरे मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देता है और इसका वैल्यू 0 हो जाता है, लगभग उसके कम रहता है, सिग्निफिकेंट नहीं रहता है। लेकिन जब बाहर से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो सारे मैग्नेटिक मोमेंट पर एक टॉर्क लगता है। जब मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट है उस पर एक टॉर्क जब प्रोड्यूस होगा तो टॉर्क के कारण क्या होगा, टॉर्क के कारण अधिकांश जो मैग्नेटिक मोमेंट है सब एक डायरेक्शन में अलाइन होने का कोशिश करेंगे। और इस प्रकार से इस अलाइनमेंट के कारण तुमको क्या होगा, एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट उस मटेरियल में डेवलप हो जाएगा, एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा। और इस स्थिति में कहते हैं कि ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटाइज, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है। तो इसका अगर मेजर करना है तो उसके लिए एक टर्म डिफाइन किया गया जिसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट इन मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन का मैंने क्या बताया कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वह पहले क्या, जो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। जब इस मैग्नेटिक मोमेंट को जो पर यूनिट में जबकि बाहर से एक्सटर्नल फील्ड जब लगाते हैं तो वह मैग्नेटिक मोमेंट को टॉर्क लगा के अपने डायरेक्शन में अलाइन करता है और उस सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो जाता है। और जितना अधिक मैग्नेटिक फील्ड लगाते जाएंगे उसकी मैग्नेटाइजेशन की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। और इस प्रकार से ज़्यादा मैग्नेटाइज वो होता जाएगा सब्सटेंस। और तो उसको मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये तुम्हारा हो गया इसका इंट्रोडक्शन। तो इसको हम लिख देते हैं, इसको मेजर करेंगे हम लोग, द मैग्नेटिक मोमेंट present per unit volume of a substance, per unit volume of a substance, per unit volume of a substance is called intensity of magnetization, is called intensity of मैग्नेटाइजेशन। इसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। एससीआरएम बुक में इसको सिंबल तो आई दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में इसको कैपिटल एम सिंबल दिया गया है। ये मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट बाय वॉल्यूम। तो एम हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, एम हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, और भी हो गया इसका वॉल्यूम, और m हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन m हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया क्वांटिटी। और जाहिर है कि जहाँ तक इसका यूनिट की बात करें तो इसका क्या था, जैसे m इज इक्वल टू NIA,
तो करेंट इंटू मीटर स्क्वायर, ए एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम इज इक्वल टू एन आई, एन का तो कोई यूनिट नहीं है, आई का एम्पियर हो गया और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का क्या होगा मीटर क्यूब, तो एम्पियर पर मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ एम इज एम्पियर मीटर स्क्वायर बाय मीटर क्यूब, दैट्स इक्वल्स टू एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर हो गया। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का क्या हो गया, ये एसआई यूनिट हो गया, एम्पियर पर मीटर। अब है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब तुमको आ गया, इसके बाद एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, तो जैसे कि इसके अब कोई सब्सटेंस है तो उसमें तुमको मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जैसे कि एक सब्सटेंस हमने कोई मैग्नेटिक मटेरियल लिया, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से हमने दिया, तो इसमें भी अगर बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया, इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी नॉट, और इसमें जो डेवलप होता है जो इस सब्सटेंस में, ये इसमें तुमको जो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो इसमें भी एक मैग्नेटाइज हो गया, तो यह भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो यहाँ पर जो तुमको मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है, इसके अंदर जो सब्सटेंस में आएगा, वो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड और इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों के सम के बराबर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड inside the material is equal to क्या हो गया तुमको, एक्सटर्नल ड्यू टू हो गया एक्सटर्नल फील्ड और प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, जो कि यहाँ पर मैग्नेटाइज हुआ अभी जैसे इस ढंग से, तो ये दोनों के सम के बराबर होता है। तो दूसरे शब्द में इसके लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं जो एक्सटर्नल के लिए, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी लिखते ही हैं, दैट्स इक्वल्स टू म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। ये तुमको जो कि यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, एच इज कॉल्ड एक नया क्वांटिटी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए जिम्मेदार होगा एच, और मैग्नेटाइजेशन के लिए कौन जिम्मेदार है एम। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, इसमें दोनों का योगदान है, एक तो एक्सटर्नल वाला भी और ये इंटरनल वाला भी। तो इसको जो एच जो एक नया क्वांटिटी डिफाइन किया गया है, एच इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसको कहेंगे हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं इसको, और एम तो तुमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एम कोड के बारे में तो परिचित हो ही चुके हो। एक नया टर्म जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेगा, इसके लिए हमने एक नया टर्म क्या लाया, जिसको हम लोग कहा है एच। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो तुम्हारा हो गया किसी सब्सटेंस का, वो क्या हो गया तुमको, वो कारक है, जिसके कारण कि क्या होगा, किसी सब्सटेंस में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एक्सटर्नल फील्ड आ रहा है, उसको रिलेट करने के लिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए एक टर्म आया जिसका नाम हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और दूसरा एक टर्म आ गया जो कि इंटेंसिटी, जो कि बाहर अंदर में सब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें भी एक मैग्नेटाइजेशन हुआ, इनसाइड द मटेरियल क्या हुआ, एक मैग्नेटाइजेशन डेवलप हुआ, और मैग्नेटाइजेशन के डेवलप होने के कारण क्या आ गया, उसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गया, मैग्नेटाइजेशन डेवलप होने के कारण उसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके में भी डेवलप हो गया। तो उस दोनों का जो इनसाइड में जो होगा वो दोनों के सम के इक्वल होता है, और किसी सब्सटेंस में डिफरेंस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वेक्टर सम का, इनफैक्ट कर सकते हैं आप। तो वेक्टर सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग जैसे लिख सकते हैं B इक्वल्स टू आ गया तुमको म्यू नॉट H प्लस एम वेक्टर, ये हो गया तुमको मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए मटेरियल, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, और H हो गया क्या तुम्हारा यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, म्यू नॉट H हो गया तुमको मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और M हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ
मैग्नेटाइजेशन, ये हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये तुम्हारा हो गया। अब जहाँ तक कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है ये भी तो एच पर डिपेंड करता है। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, जो जितना ज़्यादा बाहरी फैक्टर रहेगा उसने क्या क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, मतलब बाहरी फैक्टर जितना अधिक होगा मैग्नेटाइजेशन भी उतना अधिक होता है उसका, तो एम प्रोपोर्शनल टू एच हो गया इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो एम इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, एक्स इंटू एच, एक कांस्टेंट आता है। एक्स को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैं एक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एम इज इक्वल टू एक्स एच। तो जहां तक कि बी का वैल्यू आएगा, बी इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम था, इसी को अब हम लोग बढ़ाते हैं, एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमने डिफाइन किया यहाँ पर, और बी को जब हम लोग डिफाइन करेंगे, इसको यहाँ डालेंगे, तो एच प्लस क्या हो गया, एक्स इंटू एच वेक्टर, मतलब तुम्हारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू एच वेक्टर हो गया ये। अब यहाँ पे एच क्या होगा तुम्हारा, कॉमन आ सकता है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्स इंटू एच वेक्टर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स जो म्यू आर, जो कि एक 1 प्लस एक्स को हम लोग एक कह देते हैं म्यू आर डिफाइन करते हैं, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव क्या हो गया, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, ये तुमको हो गया 1 प्लस एक्स हो गया रिलेटिव परमिएबिलिटी, और 1 प्लस एक्स हो गया। और इसमें तुमको जहाँ तक कि डिफाइन करेंगे इसको, म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू एच वेक्टर, तो म्यू आर को रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं, तो एम इज मतलब बी इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच वेक्टर, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच वेक्टर, ये तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक कुंजी का वैल्यू हो गया ये, मतलब कि म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच वेक्टर। किसी भी मटेरियल के इनसाइड में अगर परमिएबिलिटी निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी हो गया, और म्यू नॉट तो का वैल्यू तो इससे परिचित ही होगा, ये परमिएबिलिटी वैक्यूम होता है, तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ SI यूनिट में होता है इसका वैल्यू। तो ये तुम्हारा होगा म्यू नॉट, म्यू आर का तो कोई यूनिट नहीं होगा, वो तो यूनिटलेस होगा, और इंटू एच मतलब एच वेक्टर, एच को क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और बी हो गया मतलब कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। तो ये तुम्हारा होगा बी इज इक्वल टू दिस वन। तो ये तुम्हारा तुमने देखा कि जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो डेवलप होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो एक्सटर्नल का होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके आधार पर तुमको एक क्वांटिटी आ गया। तो इसके आधार पर तुमको दिया हुआ एक एग्जांपल दिया हुआ तुम्हें, जिसको कि पहले सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि तुमको जो सब्सटेंस को हम लोग जो 3 पार्ट में बांटेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के आधार पर, उसकी चर्चा करेंगे। और रिलेटिव परमिएबिलिटी या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसके आधार पर जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इन सबों में क्लासीफाई करेंगे। तो ये जो एग्जांपल दिया हुआ तुमको 5 पॉइंट एनसीईआरटी का तुमको दिया हुआ 5.10, उस पर इसको डील कर देते हैं पहले। उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक सोलेनॉइड है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। क्वेश्चन नंबर देख सकते हो 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 5.10 एनसीईआरटी का 5.10 नंबर एग्जांपल देखो। एग्जांपल 5.10, ये जो तुम्हारा है इसमें दिया हुआ है कि एक सोलेनॉइड है, एक सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है दैट इज 2 एम्पियर का, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है दैट इज 1000, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट में है, और उसके जो सब्सटेंस एक डाला गया है जो कि आयरन वगैरह जो भी डाला गया होगा उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 400 है। जो हम लोग जो सब्सटेंस पढ़े थे पहले सोलेनॉइड, इसमें कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता था। तो इसमें जो है तुमको इसमें क्या पहला पार्ट है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसका क्या होगा। तो इसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होगा, इंटेंसिटी
जो H इज इक्वल टू क्या हो गया, जैसे कि अगर नहीं रहता तो सिर्फ रहता कोई मेल्टिंग मटेरियल रहता तो उसके कारण जो डेवलप होता है तो वो H बराबर म्यू नॉट इंटू एच हो जाता। B इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हम लोग, B बराबर म्यू नॉट एन आई पढ़ा था, B बराबर म्यू नॉट इंटू एच, तो H का जगह पे क्या आ गया एन आई। तो N का वैल्यू दिया हुआ है तुमको 1000 पर मीटर इंटू 1000 पर मीटर इंटू हो गया तुमको 2, दैट्स इक्वल 2000 एम्पियर पर मीटर। ये हो गया 2000 एम्पियर पर मीटर हो गया किसका वैल्यू, ये आ गया तुमको मैग्नेटिक इंटेंसिटी का वैल्यू। बी नंबर में है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में क्या होगा, तो बी इज इक्वल टू था म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच वेक्टर। तो म्यू आर तो बी का जो वैल्यू हो गया तुम्हारा बी बराबर म्यू नॉट इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ -7 इंटू 400 इंटू एच का वैल्यू आ गया 1000, इतना टेस्ला आ जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है, -7 है इंटू 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई माइनस क्या हो गया 4 इंटू 400 है, 400 इंटू 4 पाई, तो 400 इंटू 4 पाई, और इधर की तरफ है तुमको 400 इंटू क्या होगा तुम्हारा ये 2000 था ये, तो 400 इंटू ये तुम्हारा हो गया म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 400 इंटू 2000, 4 इंटू 2 हो गया 16 इंटू 4 इंटू 2 हो गया 8 इंटू 4 हो गया 64, और 4 पाई इंटू 4 इंटू हो गया तुम्हें 400, तो 1600 पाई इंटू कितना हो गया तुम्हें 2, तो 32 पाई, तो 32 पाई हो गया, तो 32 पाई इंटू 10⁻⁻, कितना हो गया तुमको -2, तो 32 पाई इंटू 10⁻⁻², तो पाई का वैल्यू रख देंगे, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा 32 पाई इंटू 10⁻⁻², और ये टेस्ला, और पाई का वैल्यू रख देंगे 3.14 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। तो ये तुमको जस्ट मैंने 1 पॉइंट मतलब कि 96 हो गया इधर, और 3 जुटेगा तो लगभग 100 के अबाउट हो जाएगा, तो 100 इंटू 100 -1/100 है, तो ये करीब करीब 1 टेस्ला के आसपास ये आ गया, 1 टेस्ला हो गया इसका आंसर। तो बी इसका इनसाइड द मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड आ गया 1 टेस्ला। अब है तुमको तीसरा पार्ट इसमें है कि जब मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो इसका मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ, तो मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ होगा, तो मैग्नेटाइजेशन जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से कर सकते हैं, तो उसका वैल्यू होता है, तो B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर, एच वेक्टर प्लस एम वेक्टर। तो B का वैल्यू तुम्हारा आ गया 1 टेस्ला, 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एच का वैल्यू है तुमको 2000 प्लस एम, तो ये हो गया तुमको 2000 प्लस एम, तो ये आ गया तुमको लगभग आ जाएगा कि एच एम बराबर एम प्लस 2000 इक्वल्स टू 10⁻⁷ बाय 1 बाय है तुमको 10⁻⁷ बाय 4 पाई, 10⁻⁷ ऊपर चला जाएगा बाय 4 पाई, 10⁻⁷ का मतलब हो गया तुमको 10⁻⁶ अगर 6 कर दें तो 10 हो गया, तो 2.5 या एक और कर दें इंटू, तो मतलब हो गया 10⁻⁵ में कर दें 100 बाय 4 पाई, 100 बाय 4 तो हो गया 25 बाय 3.14, तो 25 बाय 3 हो गया करीब करीब 8, 25 गुना 7 175 बाय 22, तो 22, तो ये से हो जाएगा तुमको 22 इंटू 8 करीब करीब हो गया 176, तो 8 के अबाउट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.92 इंटू 10 मतलब इसी के राउंड में आएगा इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर, ये तुमको इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये एच के ये तुम्हारा इसका वैल्यू आ गया, तो ये 4000 2000 इसके तुलना में बहुत कम है, तो एम भी लगभग यही रह जाएगा, एम अबाउट तुमको रह जाएगा 10⁵ के रेंज में रह जाएगा ये तुम्हारा, ये
10⁵ एम्पियर पर मीटर। ये डाटा ये देख लो 7 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब इसको एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट किया गया, थोड़ा सा कम है मतलब 8 से, तो ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा। अब है कि इसके कारण अगर ये जो इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन आया होगा तो ये इसमें एक करंट भी एक, जैसे कि इनसाइड द सोलेनॉइड में जैसे कि होता था, सोलेनॉइड में जो कि मैग्नेटिक फील्ड होता था B = μ0Ni, तो इसमें मैग्नेटाइज जबकि यहाँ पर एक करंट तुमको एक्स्ट्रा भी आ गया तो दैट्स इक्वल टू μ0 कितना हो जाएगा N × I + Im। ये जो एक्सटर्नल करंट के अलावा भी तुमको एक करंट आएगा जो कि मैग्नेटाइजेशन करंट कह सकते हैं, करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटाइजेशन करंट आ गया, करंट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन कारण ये भी करंट आ गया होगा ये। तो इसका जो वैल्यू ये कितना होगा, तो इसमें B का वैल्यू है तुमको 1 टेस्ला = μ0 4π × 10⁻⁷ इंटू कितना हो गया ये N का वैल्यू 1000, N का वैल्यू हो गया 1000 इंटू क्या आ गया तुमको μ0 N इंटू कितना हो गया B = μ0 N इंटू I + Im, I का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर प्लस Im हो गया यहाँ पर, तो ये 2 + Im, तो इसको इधर की तरफ कर देंगे तो 1/4π इंटू मतलब कि कितना हो गया 1 इसमें 4π आ जाएगा, तो ये तुमको 7.96 796 = 2 + Im, तो Im लगभग 794। तो एक तरह से देखो जो बाहर के कारण तुमको अगर 2 एम्पियर करंट था तो एक तरह से उसके इक्विवेलेंट 794 एम्पियर करंट उसमें डेवलप हो गया इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन का, तो 400 गुना मैंने 1 है तो उसमें 399 टाइम्स तुमको क्या हो गया करंट उसका फ्लो बढ़ गया। तो इस बहुत गुना क्या हो जाता है, ये मैग्नेटिक मटेरियल डालने से बहुत गुना उसमें मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज हो जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5.10। अब है तुमको इसमें जो डिस्कस करेंगे अब कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सब्सटेंस को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर जो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है तो उसके आधार पर सब्सटेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है मटेरियल को, दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो तुमको सब्सटेंस को 3 पार्ट में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, तुमको डायमैग्नेटिक लिख लेते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कह सकते हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो इसमें सब्सटेंस को 3 पार्ट में बांटा गया है, तो तीनों का नाम पहले लिख लेते हैं। पहला नंबर है तुमको, जैसे कि इसमें जो है तुमको A नंबर में डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा जो कि क्या करता हो, जिसमें कि बाहर से जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो यह सब्सटेंस जो है तुमको उसमें रिपेल होता है। अब सब्सटेंस जैसे कि तुमको एक बात है कि मैग्नेटिक मोमेंट जब उसमें रहता है तो एक चीज़ है तुमको कि यह बात भी सामने आ सकती है कि समझ कि मैग्नेटिक मोमेंट जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो मैग्नेटिक मोमेंट जब उसमें डेवलप है किसी सब्सटेंस में, मैग्नेटिक मोमेंट अगर इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण रोटेट जब करते हैं इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करते हैं तो उसके कारण क्या आता है कि मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप है। अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट है तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई करते हैं तो उसमें एक टॉर्क डेवलप होता है। तो टॉर्क जब डेवलप होता है तो वो टॉर्क अपने डायरेक्शन में क्या करने की कोशिश करेगा, अलाइन करेगा। तो मैग्नेटिक मटेरियल में ये रिपेल क्यों होता है, और ये सब्सटेंस लोअर मैग्नेटिक फील्ड टू हायर मैग्नेटिक फील्ड में जाने की टेंडेंसी रखता है, और इसकी जो कि इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है इस तरह के सब्सटेंस में कुछ कम हो जाता है, बाहरी जो कि मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण कम हो जाएगा। तो जैसे कि तुमको इस तरह के सब्सटेंस में क्या होता है, B = होता है तुमको, जैसे कि अभी लिखे थे कोई भी सब्सटेंस में μ0 × 1 + x × h वेक्टर। तो इसमें जो x का वैल्यू होता है वो निगेटिव में होता है, इसमें जो x का वैल्यू है ये निगेटिव में होता है। तो x जब निगेटिव में होगा तो तुमको क्या हो जाएगा, ये -1 से 0 तक होगा। तो ये इसका मतलब है सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कम होगा। इट मीन्स कि इनसाइड द सब्सटेंस, इनसाइड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, आई मीन
inside the diamagnetic substance magnetic field is less than external magnetic field, तो ये बाहरी से भी क्या हो जाता है, इसमें कुछ कम हो जाता है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये तुमको ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। वही सब्सटेंस वो क्या किस तरह का बिहेव करता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेव करता है। और ये तुमको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये बात रहा कि ये तुमको अब अपोज ज़्यादा क्यों करता है मैग्नेटिक मोमेंट का, तो इसको जो है लेंज लॉ के आधार पर हम लोग डिफाइन करते हैं, जो कि लेंज लॉ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। जिसके कारण से होता यह है कि जब इलेक्ट्रॉन जो कि अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कुछ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं क्लॉकवाइज और इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग होता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इक्वल स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रिक क्लॉकवाइज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसमें सेम हो जाएगा। तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा, क्लॉकवाइज जितना होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ और एंटी क्लॉकवाइज जबकि बाहरी मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ये क्या होगा, जीरो हो जाता है। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट ये एब्सेंट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जितना क्लॉकवाइज है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, absence of एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तुमको जीरो हो जाएगा। लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जब बाहर से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो यह क्या करता है, जो कि लेंज लॉ के मुताबिक, जो कि तुमको उस मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में जो कि तुमको क्या करेगा, जो कि करंट जो इलेक्ट्रॉन की बैग उसके विपरीत डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा होगा, उसका स्पीड लेंज लॉ के मुताबिक कुछ बढ़ जाता है, और जो उसके डायरेक्शन में उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके कारण से क्या होगा, दूसरे तरफ जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका जो वैल्यू है वो कुछ इंक्रीज कर गया, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। इस बात को फिर से मैं बोल देता हूं, जब इलेक्ट्रॉन दोनों डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं तो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब रहेगा तो वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो जितना एंटी क्लॉकवाइज वाला प्रोड्यूस करेगा उतना ही क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा एंड इट कैंसिल्स आउट इनसाइड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और लेकिन तुमको क्या होगा, जब बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या आप डेवलप करते हैं, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो इसका जो सब्सटेंस होगा ये क्या करेगा, द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्टेड, और इफेक्टेड ये क्या होता है कि जो अपोजिट वाला जो स्पिन वाला है, जो कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत वाला जो स्पिन कर रहा हो, जो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा ड्यू टू लेंज लॉ, और दूसरे डायरेक्शन वाला का क्या हो जाएगा, जो उसको अपोजिट कर रहा है इसलिए कम हो जाएगा। तो नेट जो कि तुम्हारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट पर, नेट मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिनिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिन अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये डेवलप हो जाएगा इसमें स्पिन के कारण। तो नेट जो तुम्हारा होगा तो इसका मतलब ये कम ही डेवलप होगा, तो ये एक्सटर्नल वाला ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, लेकिन इसलिए कुछ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा बाहरी इफेक्ट से। मतलब मिनट 1 + x है, x नेगेटिव है तो ऑटोमेटिक है कि इसका वैल्यू घट जाएगा। तो ये तुमने सब देखा होगा। और लेंज लॉ के बारे में जहाँ तक है, लेंज लॉ का क्या होता है, वो क्यों बढ़ता है, मतलब कि बाहरी वाला उसके बारे में हम लोग लेंज लॉ को जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पर ये समझ सकते हैं। लेंज लॉ के लिए तुमको इसकी चर्चा की जाएगी, तुमको नेक्स्ट जो तुम्हारा चैप्टर शुरू होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें चर्चा की जाएगी। तो अब है हम लोग का जो कि फैक्टर है यहाँ पर, ये तुमको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये होता है कि ये रिपेल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है, इसको लिख सकते हैं। ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का दूसरा पॉइंट हो गया रिपेल इन, रिपेल मतलब ज़्यादा नहीं, रिपेल इन मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड में ये रिपेल होता है, मतलब कि ये जाने की टेंडेंसी रखता है लोअर मैग्नेटिक फील्ड, लोअर बी वैल्यू टू हायर बी वैल्यू। किधर जाना चाहेगा ये? लोअर से हायर की तरफ जाता है। इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो इसके कुछ सब्सटेंस के, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हैं तुमको डायमैग्नेटिक में से आता है कॉपर हो गया, H2O हो गया, NaCl हो गया, N2 हो गया, ये सब तुम्हारे क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल होते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं ETC। तो ये तुमको इस तरह के सब्सटेंसेस में बिहेव करते हैं डायमैग्नेटिक ऐसे ये सब प्रॉपर्टी ऑल मटेरियल में होता है। लेकिन दूसरा जब प्रॉपर्टी डोमिनेट कर जाता है फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक। लेकिन डायमैग्नेटिक इज प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंस। ये तुमको जबकि अगर स्पिनिंग वाला को घटाना, इसको बढ़ाना, ये सभी सब्सटेंस में होगा। तो डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल। डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंस। ये सभी सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी होता है। लेकिन ये जैसे कि दूसरा प्रॉपर्टी जब डोमिनेट कर जाएगा तो ये प्रॉपर्टी क्या जाता है? उसमें कम दिखाई पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि इसके कारण जो कि अपोजिट वाला घटना है तुमको, जो कि और दूसरे साइड वाला का क्या होना, मतलब कि उसको कम होना, बढ़ना या अपोजिट वाला को। तो इस दो ये जो प्रॉपर्टी होगी, ये जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगे तो ये होता ही है। जो अपोजिट स्पिन वाले के कारण जो का स्पिन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाना, बढ़ जाना, और इसका क्या होना, कम हो जाना, ये ऑलवेज स्पिन होगा। लेकिन दूसरा प्रॉपर्टी अगर कोई है तो इसके इफेक्ट को कम करके उसकी दूसरा इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा, तो हम कहते हैं कि ये सब्सटेंस दूसरी तरह से बिहेव कर रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म में एक और चीज़ आता है जो कि तुमको मेसनर इफेक्ट कहलाता है। इसमें कहते हैं हम लोग मेसनर इफेक्ट। डायमैग्नेटिज्म से ही जुड़ा हुआ डायमैग्नेटिज्म में एक है तुमको जिसको कहते हैं मेसनर इफेक्ट। तो ये तुमको जब हम लोगों ने पढ़ा होगा सुपर कंडक्टर के बारे में, कि जब हम लोग टेम्परेचर लो करते हैं तो सब्सटेंस बिकम सुपर कंडक्टर एट लोअर टेम्परेचर सब्सटेंस बिकम सुपर कंडक्टर बिकम सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि इसका रेसिस्टेंस जीरो हो जाता है। सुपर कंडक्टर जब होता है तो लो टेम्परेचर पे जाके, जैसे कि होता था R इज इक्वल टू R नॉट कंडक्टर का 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट। तो ये जो तुम्हारा होगा जबकि एट, तो इसका टेम्परेचर अगर लो करते जाएंगे तो इसका मतलब R क्या हो जाएगा, जब जीरो हो जाता है तो ये एट जिस टेम्परेचर पे R इज इक्वल टू जीरो, ये तब क्या बन गया, ये सुपर कंडक्टर बन जाता है। ऐसा याद होगा तुमको। तो सुपर कंडक्टर को अब बात रहा कि इससे क्या मतलब है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये देखा जाता है कि जब ये जिस टेम्परेचर पर ये सुपर कंडक्टर बनता है उस समय पर इसकी जो मैग्नेटिक जो तुम्हारा प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल प्योर रिपेल करने लगता है ये तो -1 हो जाता है बिल्कुल। उसका क्या कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उसके अंदर में जीरो हो जाएगा। तो व्हेन substance become superconductor, when substance become superconductor, तो सुपर कंडक्टर तो ये क्या करने लगता है कि तुमको ये भी परफेक्टली डायमैग्नेटिक हो जाता है। ये परफेक्टली क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाता है, डायमैग्नेटिक, और इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये परफेक्टली क्या बन जाएगा तुमको, ये डायमैग्नेटिक, इस इफेक्ट को हम लोग कहते हैं। और इसका यूज किया जाता है तुमको, जो कि बहुत सा जो सुपर फास्ट ट्रेन होता है, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं बुलेट ट्रेन में इस प्रॉपर्टी का यूज करके मेसनर इफेक्ट के आधार पर हम लोग बुलेट ट्रेन को भी बनाने में क्या करता है, ये टेक्नोलॉजी काम आती है। तो ये तुमको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का हो गया तुमको। अब है दूसरा जो तुमको मटेरियल है, दैट इज कॉल्ड, हम लोग चर्चा करेंगे पैरामैग्नेटिक की। और इन सबों के बारे में जो डिटेल तुमको नोट्स चाहिए, नोट्स वगैरह के रूप में इसको लिखना चाहते हो सेंटेंस के रूप में, तो तुम अपना किताब से बना भी सकते हो, बुक को पढ़ के, चाहे इसको जो मैंने बताया। और उसके बाद अगर तुमको चाहिए नोट्स लिखा हुआ ट्रेन नोट्स चाहिए तो राइट ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और उसमें तुमको इसके जो सारे नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे तुमको, जो बोर्ड के स्टूडेंट के लिए होगा, बोर्ड का जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे 12 बोर्ड के लिए, तो उसके लिए तुमको नोट्स भी उसमें मिल जाएंगे। और जो कि जेईई मेंस, जेईई एडवांस इन सबों की तैयारी करते होंगे, उसके लिए तुमको प्रैक्टिस के ऑब्जेक्टिव से सारे क्वेश्चन भी दिए हुए, नीट इन सबों की तैयारी कर रहे हो,
तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और तुमको जिसको कि कोई भी दिक्कत हो रहा है पढ़ाई करने में, किसी भी टॉपिक को समझने में, या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो और कुछ पोर्शंस भी दिक्कत है, तो उसके लिए क्या करेगा, वह जो है तुमको हमसे संपर्क कर सकते हो राइट टू ऐप के माध्यम से, प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करके। कभी भी हमसे पर्सनली भी मदद ली जा सकती है, पर्सनल मेंटोर के रूप में। तो हम लोग अब देखते हैं दूसरा सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा? तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिसमें कि तुमको ऐसा सब्सटेंस जो कि तुमको वीकली अट्रैक्ट हो, वीकली अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें वो रिपेल होता था, ये वीकली अट्रैक्ट होगा इन मैग्नेटिक फील्ड, ये वीकली अट्रैक्ट। इसमें जो होता है तुमको जो x का वैल्यू होता है 0 से लेके 1 के बीच हो जाएगा तुमको, ये पॉजिटिव होता है, लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, ये लेस पॉजिटिव होता है। अब तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ये लेस पॉजिटिव होगा। अब तुम्हारा दूसरा इसमें सब्सटेंस है, जैसे कि इसमें जो कि इसमें जाहिर है कि अनपेयर्ड, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो तो डायमैग्नेटिक शो करेगा। इसमें कुछ सम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिससे कि मैग्नेटिक मोमेंट बचे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट तुमको क्या था, जो दोनों के स्पिन इक्वल नहीं होंगे और इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक डायरेक्शन में इफेक्टिव हो जाएगा। तो अगर तो वो तुमको कुछ घटा भी होगा तो भी पॉजिटिव बच जाएगा इसमें। और इसके जो सब्सटेंस होंगे तो म्यू आर तुम्हारा क्या होता है, 1 से बड़ा ही हो जाता है इसका, और इसमें तुमको कुछ गुना तक बढ़ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ये तुम, और ये तुमको कहाँ होगा, ये तुमको मतलब कि मैग्नेटिक रिपे अट्रैक्ट होगा और ये लोअर टू हायर में जाने की कोशिश करेगा, लोअर टू हायर, हायर मैग्नेटिक बी फील्ड में जाएगा, बी फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा ये। और वो तुम्हारा जो था हायर टू लोअर, शायद उसमें लिखने में पता नहीं, हायर टू लोअर जाता है कौन, डायमैग्नेटिक। अगर उसमें उल्टा हो गया हो तो उसको ठीक कर लेगा, हायर टू लोअर जाएगा वो, मतलब कम। इसमें इसकी प्रवृत्ति होगी कि अगर लो मैग्नेटिक फील्ड है उससे हाई मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाएगा, डायमैग्नेटिक हाई से लो की ओर जाएगा। लगता है उसमें पता नहीं लिखने में शायद अगर उल्टा हुआ होगा तो उसको ठीक कर लेगा पिछले में। तो ये तुम्हारा हो गया। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के तुलना में ये तुमको वो रिपेल होता था और ये अट्रैक्ट होता है। और इसमें तुमको जहाँ तक कि इसमें जो टेम्परेचर बढ़ाने पर, जिसके सब्सटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे हैं, एग्जाम्पल हो गया जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम और तुमको O2 और तुमको CuCl ETC, कॉपर क्लोराइड। तो ये तुमको ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और जहाँ तक कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, इसका जो तुमको टेम्परेचर बढ़ाने पर जो कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये कम होती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूरी का लॉ कहते हैं, क्यूरी लॉ। पीरे क्यूरी साइंटिस्ट हैं जिसके नाम पर दिया गया है। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक substance is inversely proportional to absolute temperature in Kelvin। तो ये तुमको होता है C/V0/T, ये तुमको x इज इक्वल टू होता है C/V0/T, C/V0/T हो जाता है। C को हम लोग कहते हैं क्यूरी कांस्टेंट, C इक्वल्स टू क्यूरी कांस्टेंट। और B0 हो गया तुमको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बढ़ने से ये बढ़ता है B0 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो ये तुमको x का वैल्यू बढ़ेगा, मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा वो तुमको बढ़ता है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुमको इसका घटेगा। और तुमको जो है तुमको अब एक तीसरा टाइप का सब्सटेंस है जिसको हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है तुमको
मैग्नेटिक फील्ड में। और इसका जो तुमको मैं जो ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू होता है काफ़ी हाई होता है, 400, 500, 1000 तक भी इसके ससेप्टिबिलिटी या रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू होता है। तो ये काफ़ी गुना क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो इसके इस तरह के सब्सटेंस में जो वैल्यू है काफ़ी बढ़ जाता है। फेरोमैग्नेटिक तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में। और जहाँ तक कि रहा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा कोई मैग्नेटिक फील्ड में, तो दूसरा है तुमको इसके बाद कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, दूसरा इसमें होता है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही। और इसमें जो तुमको मैग्नेटिक मोमेंट जो एक डायरेक्शन में लगता है जिसको हमको डोमेन कहते हैं, अलग अलग जगह पर जो होंगे, एक मतलब क्या होता है इसमें मैग्नेटिक मोमेंट align along external magnetic field create domain, इसको कहते हैं क्रिएट डोमेन कहते हैं इसको। तो डोमेन का जैसे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तक तुमको इतना डोमेन क्रिएट हो जाता है जिसका कि मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में क्या जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। और वो जब बाहरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर मतलब खत्म भी हो जाए तब भी ये अपना बरकरार रखता है, तब भी ये तुमको ये परमानेंटली हो जाएगा और ये तुमको मैग्नेटिक डोमेन अपना एक डायरेक्शन में अलाइन होता है, जिसको हम लोग सबको क्या कहेंगे, डोमेन कहते हैं इसको। और अगर तुमको ये जो तुम्हारा डोमेन दिया हुआ, इसके आधार पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ, तुमको उसको चर्चा करते हैं भी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। इसमें जो तुमको इसके जो एग्जांपल्स हैं, ये डोमेन क्रिएट करता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि Fe, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम Gd, तुमको है स्टील, सॉफ्ट आयरन, तो ये सब तुमको जो है तुमको अल्निको करके एक मटेरियल आता है, एल्निको, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, इन सब का ये अल्निको कहते हैं इसको, एलवाई है ये। तो ये सब तुमको मिलके इसको बनता है, ये भी काफ़ी मैग्नेटिक मटेरियल की तरह ये बिहेव में आता है। तो ये सब जो सब्सटेंस है इसके एग्जांपल्स हैं। और इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, एक डोमेन एक क्रिएट करता है। और जहाँ तक टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, इसकी भी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो x = हो जाता है तुमको C/T - Tc, और Tc को कहते हैं हम लोग क्यूरी टेम्परेचर। एभव क्यूरी टेम्परेचर substance changes from ferromagnetic to पैरामैग्नेटिक। मतलब कि इस सब टेम्परेचर के ऊपर ये सब्सटेंस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो कम होते जाता है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि डोमेन जो है तुमको बिखरने लगता है। और एक तुमको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद तुमको जो है ये टीसी, जिसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, ये सब्सटेंस तो मतलब कि किसके तरह बिहेव करने लगेगा ये। और सब्सटेंस जब बिहेव करने लगेगा तो वो C/T हो जाएगा, मतलब C/V0/T जैसे बताए थे अभी, उस पर क्या करेगा, उसके आधार पर ये वैरी करेगा टीसी के ऊपर। लेकिन ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इसी ढंग से वैरी करते हैं। और इस टेम्परेचर के ऊपर ये किस तरह व्यवहार करेंगे, ये फेरोमैग्नेटिक के बजाय ये पैरामैग्नेटिक, अबव द टीसी ये बिहेव्स लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का कम होते जाएगा टेम्परेचर बढ़ने पर, और ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करेगा। और तुमको ये तुम्हारा हो गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से क्या बनाता है, इसका जैसे कि और भी तुम्हारा दिया हुआ है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हिस्टेरेसिस कर्व, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ 7.11, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कुछ चर्चा हो गया। अब है 7.11 में दिया हुआ है तुमको कि आयरन की डेंसिटी दी हुई है 7.9 ग्राम पर सीसी, और इसमें तुमको दिया हुआ है कि इसका जो है तुमको एक एटम का अगर मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है तुमको, एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, एग्जाम्पल NCERT का 5.11, तो 5.11 देखते हैं। तो इसमें क्या है तुमको कि दिया हुआ है एक वॉल्यूम दिया हुआ है, इस किताब में तो मतलब कि 10⁻⁶ मीटर क्यूब का एक डोमेन जो है तुमको जो क्रिएट हुआ है, जो क्यूब के रूप में है,
डोमेन साइड इक्वल्स टू 10⁻⁶ मीटर है अगर, तो डोमेन का वॉल्यूम कितना हो गया, डोमेन का वॉल्यूम इज इक्वल टू 10⁻⁶ का होल क्यूब, दैट्स इक्वल्स टू 10⁻18 मीटर। ये 10⁻18 मीटर क्यूब हो गया तुमको, ये तुम्हारा वॉल्यूम का डेंसिटी हो गया। तो मास ऑफ डोमेन इज इक्वल टू क्या हो गया तुमको, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हो गया 10⁻18 मीटर क्यूब इंटू डेंसिटी हो गया 7.9 इंटू 1000। ग्राम पर सीसी को बदल रहे हैं, ग्राम को किलोग्राम में बदल रहे हैं, ग्राम को मतलब ग्राम को इतना केजी पर मीटर क्यूब में बदले, इतना केजी पर मीटर क्यूब में होता है तुमको ये 7.9, तो इतना हो गया तुमको केजी में आ गया। इतना मीटर क्यूब था, इतना मीटर क्यूब इंटू 10⁻18 और 7.9 इंटू 1000, तो दैट इज इक्वल टू 7.9 इंटू 10⁻15, ये केजी में आ गया, ये 10⁻15 केजी। तो इसमें कितने एटम हैं, एक इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इतना केजी में, इतना केजी में तो 55.85 दैट इज 56 भी कर सकते हैं। एफी का एटॉमिक नंबर अगर 56 माने, एटॉमिक मास आई मीन, तो एटॉमिक मास में तुमको तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होता है, तो इतने में कितने होंगे, तो 55 या 56 ग्राम हैज 6.022 × 10⁻23 एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स इन डोमेन, एक डोमेन में कितने एटम आए, तो इसका वॉल्यूम मतलब इतना में मतलब 55 या 56 जो भी तुम्हारा है में कितना हो गया बाय 56, इतना में 56 ग्राम में इतना, इतना ग्राम में इतना, तो 7.9 इंटू 10⁻15 क्या है ये केजी में है, तो -15 केजी इंटू 1000 ये कर दिया, तो ये ग्राम आ गया, इतना ग्राम हो गया -12 में, तो इतना एटम होंगे। तो 10 पावर मतलब -12 इधर हो गया और -12 इधर हो गया, बाय में क्या तुमको 6.022 बाय 26, 23 में से -12 हो गया, तो 11 पावर आ गया, 23 में से 12 गया तो 11 पावर आ गया इधर, और ये 6/56, तो 6 ये 55 हो गया तुमको, या 656, और ये इधर हो गया तुमको जो भी डिजिट है तुम्हारा आ जाएगा इसका 7.9, और ये है 56, तो 1 तो 0.1, तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ एटम तुमको 0.1 कर दें तो इसको 22 में से इधर चला गया तुमको 12, 22 में 12 गया 10 हो गया, इधर 10 हो गया, और ये तुमको 1.79/56, तो 1 और 23, तो 1.3, तो 1.3 इंटू 6 7 पॉइंट कुछ 7.8 या 7.9 इंटू 10⁻10, इतना एटम्स हो गया। और एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास है दिया हुआ, इफ़ वन एटम हैज मैग्नेटिक मोमेंट जिसका वैल्यू करीब करीब 9.27 × 10⁻24 दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, और ये तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक मोमेंट। तो टोटल का कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या हो गया तुमको 7 पॉइंट तुमको मतलब कि जो भी 7.8 या 7.9 इंटू 10⁻10 इंटू क्या हो गया 9.27 इंटू 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इतना मैग्नेटिक मोमेंट इसका हो जाएगा इस डोमेन में, जो कि काफ़ी अच्छा क्वांटिटी, बहुत बड़ा क्वांटिटी, इतना मैग्नेटिक मोमेंट इसमें डेवलप होगा इस डोमेन के कारण। तो ये तुम्हारा जो डोमेन जहाँ तक है ये तुमको कोई थ्योरेटिकल नहीं है, इसको प्रैक्टिकली भी करके देखा जाता है। जो फ्लोटिंग करके जो मैग्नेटिक मटेरियल को अगर पानी वगैरह में तैरा देंगे तो वो सारे एक डायरेक्शन में लाइन होते हुए दिखते भी हैं। ये कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये तुमको मैग्नेटिक डोमेन में एक डायरेक्शन में लाइन होते हुए उसमें ऑब्जर्व भी किए जा सकते हैं। और एक जो तुम्हारा है जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टेरेसिस कर्व, उसकी भी चर्चा कर देते हैं इस लेक्चर में। और तुम्हारा ये हो जाएगा हिस्टेरेसिस, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस का मतलब होता है तुमको बिफोर, पहले का हिस्ट्री। और हिस्टेरेसिस कर्व जो तुम्हारा है, तो हिस्टेरेसिस कर्व में हम लोग क्या करेंगे, ये देखते हैं कि मैग्नेटिक सब्सटेंस किस प्रकार से तुमको, जबकि हम लोग बाहर से करंट वगैरह को जब हम लोग फ्लो कराते हैं
तो किस प्रकार जो तो सब्सटेंस क्या रहता है, उसके प्रभाव में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसके कारण उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो हिस्टेरेसिस, तो जैसे कि इसमें है एक ग्राफ बना सकते हैं, इसमें यहाँ पर एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी डेवलप की एच इधर दी है, और इसमें सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी, एच को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये है तुमको मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो के साथ इसका अगर तुमको कोई सब्सटेंस है, जबकि पहले शुरुआत में अगर उसमें कोई भी अभी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं दिया गया और मैग्नेटिक पहले का कोई हिस्ट्री नहीं है उसका मैग्नेटिज्म का, तो अगर वहाँ से स्टार्ट करें तो बाहर से अगर कोई करंट जैसे कि सोलेनॉइड में डाल दिए, उसको सोलेनॉइड में करंट अगर बढ़ाने लगे तो करंट बढ़ाएंगे तो एच का वैल्यू एन आई ये बढ़ेगा। एच जब बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा, उसमें सब्सटेंस में क्या होगा, एम भी आएगा और कुछ एच भी आएगा, और इस प्रकार धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड तुमको धीरे धीरे उसमें इंक्रीज करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो तुमको इस ढंग से सब्सटेंस क्या होगा, और एक समय के बाद जब करंट बढ़ाएंगे तो जो कि तुमको जब सारे जब डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो वो एक सैचुरेशन मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। उसके बाद एच का वैल्यू बढ़ाने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं कि ये कहाँ तक चला गया, ये बी नोट तक गया, ये तुमको बी नोट तक गया, ये मैग्नेटिक फील्ड ये तुमको बी नोट तक इसमें डेवलप हो जाएगा। अब जबकि ये करते हैं इस वैल्यू को, अभी जो करंट है इसको थोड़ा थोड़ा घटाना शुरू करते हैं, तो घटाना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं कि इस पाथ को फॉलो करते हुए फिर यहाँ तक आएगा, ऐसा बात नहीं होगा। ये कुछ इस ढंग से तुमको क्या होगा, ये पाथ को ये तो घटेगा इसका जरूर मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो उस ढंग से नहीं घटेगा जिस ढंग से बढ़ा है, बल्कि अगर जीरो भी कर देंगे तो इसमें इतना रिटेन हो गया। इसमें क्या कहेंगे कि इस इतना क्या हो गया पार्ट, इसमें ये तुमको यहाँ से यहाँ तक जो ओ से ए तक, यहाँ पर ओ से ए तक था जो कि मैं सेचुरेशन पॉइंट तक आया, इस सेचुरेशन पॉइंट यहाँ के बाद और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अब नहीं बढ़ेगा। अब तुमको ये जो तुम्हारा हो गया, ये एक पॉइंट आ गया जहाँ पर कि हम लोग इसको बी पॉइंट भी कह सकते हैं। बी पॉइंट तो मैग्नेटिक फील्ड को दिया लेकिन पॉइंट को भी बी दे देते हैं। तो ये जो ओ बी हो गया तुम्हारा, ये इतना रिटेन हो गया इसके पास, जितना मतलब जब हमने देखो करंट को, जब बाहरी करंट को जीरो भी कर दिया तो ये चीज़ तुमको इसमें क्या हो गया, ये इतना को क्या कर लिया, इसने रिटेन कर लिया। इट इज़ रिटेंशन, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इट इज़ कॉल्ड रिटेंशन, ये कहलाएगा इसका रिटेंशन। इतना मैग्नेटिक फील्ड इसमें अब रह गया परमानेंटली, ये रिटेंशन हो गया ओ बी यहाँ से यहाँ तक। अब इसको कोई चाहेगा कि इसको कोई इस रिटेंशन को कोई जीरो करना चाहे तो इसको अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना पड़ेगा सोलेनॉइड में। जैसे पहले मैग्नेट आपने बनाया, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन क्लॉकवाइज में आपने इसे करंट दिया, और इसके कारण क्या होगा, तुमको एक उसमें क्या होगा, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड उसमें बढ़ते गया और एक सैचुरेशन वैल्यू बी नोट तक गया। उसके बाद आपने उसको धीरे धीरे वैल्यू को कम करना शुरू किया, कम करते करते जब जीरो भी करते इसमें इतना रिटेन हो गया। अब इस रिटेन वैल्यू को अगर आप जीरो करना चाहते हैं जितना इसमें आया है, तो उसके लिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट को क्या करना पड़ेगा, हमको फ्लो कराना पड़ेगा। और अपोजिट डायरेक्शन जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो एक पर्टिकुलर जबकि तुमको एच का वैल्यू आएगा तो वहां पर ये जाकर के क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये जो तुम्हारा वैल्यू है ये क्या होगा, यहाँ पर से जाके ये जीरो हो जाएगा। ये तुमको यहाँ पर से जाते हुए ये इस ढंग से क्या होगा, यहाँ पर ये जीरो होगा। और इसके बाद भी अगर तुमको जीरो, तो इसको हम लोग कहते हैं ये जीरो हुआ। तो ये तुमको अगर डायग्राम अगर पूरा बना दें उसके बाद फिर और डिस्कस कर देते हैं। तो तुमको ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, तुमको ये यहाँ पर वैल्यू आ गया, ये तुम्हारा यहाँ से जो ओ से आया ये तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा ये तुम्हारा क्या आ गया, ओ सी जो हो गया तुमको, ये कोरोसिव फोर्स कहता है। इतना फोर्स लगा करके, इतना एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको जीरो किया गया, तो ये तुमको ये जीरो हो गया, ये कोरोसिव फोर्स हो गया। और अब तुमको इधर की ओर जब जाएगा तब इसको ये अगर जीरो हो गया, फिर क्या किया, इस ग्राफ का जो कि आगे बढ़ाया गया, इसमें ओ से ये मान लेते ये सी पॉइंट तुम्हारा हुआ,
ये सी पॉइंट ओ सी क्या होगा तुमको, ये कोरोसिव फोर्सेस को इतना जो है बाहर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी देके इसका जो तुमको मैग्नेटिक फील्ड था उसके अंदर को जीरो करना पड़ा। और अगर इस करंट दो अपोजिट डायरेक्शन करंट को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये सेचुरेशन वैल्यू तुमको अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड इसमें धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और ये फिर एक सेचुरेशन वैल्यू तक क्या करेगा, ये आ जाएगा बी नोट तक लगभग, ये फिर आ जाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस बी नोट कह सकते हैं इसको। और उसके बाद फिर अगर करंट को हम लोग घटाना शुरू करेंगे फिर मतलब धीरे धीरे, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में एक रिटेन हो जाएगा। ये देख सकते हो यहाँ पर जो है तुमको अपोजिट डायरेक्शन में इतना रिटेंशन इसको डेवलप हो जाएगा और फिर अब पहले डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कराएं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा वो अपने सेम पॉइंट पर, तो मतलब फिर से ये जीरो पर नहीं आएगा कभी अब। तो इस तरह का इसको हम लोग कहते हैं, इस कर्व को हम लोग कहते हैं हिस्टेरेसिस कर्व, ये कहलाता है हिस्टेरेसिस कर्व। तो फिर से इसको कह देते हैं कि जब किसी सब्सटेंस को स्टार्ट में मैग्नेटिक इंटेंसिटी बाहर से करंट दिए, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किए बाहर से, तो उसमें सब्सटेंस से भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना शुरू हुआ और धीरे धीरे बढ़ते गया, लेकिन एक सिचुएशन वैल्यू आ गया उससे अधिक बढ़ाने पर नहीं बढ़ेगा, वो ए तक पहुंच गया। ए के बाद क्या हुआ, अब अगर हम लोग क्या करते हैं उसको, ए के बाद अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना शुरू किया, अगर तुमको मैग्नेटिक इंटेंसिटी को घटाना शुरू किए तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो घटेगी जरूर लेकिन वो जीरो नहीं हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड ओबी के बराबर एक रिटेन हो जाएगा उसमें। और इस रिटेंशन को अगर खत्म करना चाहते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लो कराना पड़ेगा और तो ओसी के बराबर एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जिसको कोर्सिव फोर्स कहेंगे ओसी के बराबर, जो कि क्या करेगा इसको रिटेंशन को क्या कर पाएगा, समाप्त कर पाएगा। और अगर विपरीत डायरेक्शन जो करंट हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया उसको अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेट बन जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगा, बी नोट तक एक सिचुएशन वैल्यू आएगा। फिर उसको कम करना चाहेंगे तो आप अगर करंट को धीरे धीरे कम करते जाइएगा तो फिर ये घटेगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में रिटेंशन आएगा और फिर इसको जीरो करना है, फिर कोर्सिव फोर्स यहां लगाइए और इस प्रकार से क्या बनते जाएगा, एक क्लोज लूप ये बनाते जाएगा जिसको हिस्टेरेसिस क्लोज लूप कह सकते हैं ये। अब इसमें जैसे होगा जो कोई सब्सटेंस अगर जिसका कि तुमको रिटेंशन ज्यादा है तो वो जो तुमको स्टेप रिटेंशन मोर होगा, रिटेंशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, रिटेंशन ज्यादा होगा तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, ये परमानेंट मैग्नेट बनेगा। और अगर लो रिटेंशन है, लो रिटेंशन तो ये तुमको ज़्यादा परमानेंट मैग्नेट में एल निको में या स्टील में ये सब प्रॉपर्टी होता है तुम्हारा। अब जैसे कि ये तुम्हारा हो गया अब जो कि जिसका रिटेंशन लो होगा तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का अर्थ हो कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया तो मैग्नेट बन जाए और इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो, जो कि बेल वगैरह में जैसे होता है मैग्नेट खत्म हो जाए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ तो मैग्नेट बन जाए, इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगा तो मैग्नेटिक फील्ड खत्म, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपना खोल देते। इसमें ऐसा प्रॉपर्टी होता है सॉफ्ट आयरन में, सॉफ्ट आयरन में ये प्रॉपर्टी आता है। तो ये तुमको इसका सॉफ्ट आयरन का मतलब इसका जो रिटेंशन कम होगा, मतलब कि ये तुमको कम वैल्यू देगा तो शार्प होगा उसका। तो इस कर्व के एरिया के आधार पर तय किया जाता है कि कौन सा सब्सटेंस परमानेंट मैग्नेट बनाएगा और कौन टेम्पोररी मैग्नेट बनाएगा या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा। तो ये तुम्हारा इस चैप्टर में तुम्हारा दिया हुआ जो थ्योरी था वो इस लेक्चर में तुम्हारा क्या मैंने समाप्त कर दिया। अब तुम इसमें जो तुमको जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो, जो भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाओगे ऐसे वहाँ बुक में भी बना सकते हो, उसमें भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसमें कुछ पार्ट जो है तुमको ऐसे तो अभी तो जो मैग्नेटोमीटर करके जो दिया हुआ 10A 10V पोजिशन वो तो खैर अभी नहीं दिया हुआ सिलेबस में, जिसकी चर्चा भी नहीं की है। ऐसे उसके अलग से तुम पूछोगे तो मैं उसे बता दूंगा। और जो भी जिसको दिक्कत हो रहा है कोई भी क्वेश्चन में पूछने में, पर्सनली भी हमसे राष्ट्रीय ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हम संपर्क कर सकते हो। और जहाँ भी दिक्कत होता है किसी भी टॉपिक को समझने में कुछ उसके टाइम तुम हमसे ले सकते हो। और जो भी टॉपिक होगा या जो भी क्वेश्चंस होंगे जो किसी भी टॉपिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ कोई भी टॉपिक से तो हमसे पूछ सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। तुम जरा स्टूडियो को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क करो और जहां दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक जेईई मेंस एडवांस जिसकी भी तैयारी करो नीट की, तो हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।